हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवृतबीजी पादपों अर्थात पुष्पी पादपों में जनन की प्रक्रिया। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि पुष्प की एक स्ट्रक्चर क्या होती है, पुष्प पादप का कौन सा भाग होता है, पुष्प का निर्माण कैसे होता है, कौन सा जीन पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पादप का जो वायवीय भाग होता है, बीजांकुरण के बाद पादप का ऊपरी हिस्सा, वायवीय हिस्सा जिसे प्ररोह भाग कहते हैं, प्ररोह भाग के द्वारा सबसे पहले तने का विकास होता है। ठीक है, तने के अंदर अपन देखें तो उसमें पर्व और पर्व संधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, पर्व और पर्व संधियाँ जैसे कि यहाँ डायग्राम में स्पष्ट है, ये हिस्सा पर्व कहलाता है। ये जो इसमें जॉइंट दिया हुआ है ये इसकी पर्व संधि है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा क्या होगा फिर पर्व। तो तने के किसी भी हिस्से, तने के कोई भी भाग, चाहे वो पर्ण हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कोई शाखा हो, सबका निर्माण पर्व संधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये पर्व संधि है, पर्व संधि से हमने एक कलिका निकाली हुई है, पर्ण का विकास दिखाया हुआ है। पर्ण पर्व संधि पर लगी हुई एक पार्श्वीय ग्रीन रंग की अतिवृद्धि होती है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। पर्ण और इस पर्व संधि का ऊपरी अर्थात पर्व, इन दोनों के कक्षस्थ भाग से जो कलिका का विकास हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका। क्या कहते हैं इसको, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। कक्षस्थ कलिका दो प्रकार की हो सकती है। जब कक्षस्थ कलिका को किसी शाखा का अर्थात पादप के कायिक भाग का निर्माण करना होता है तो ये कक्षस्थ कलिका कायिक कलिका में रूपांतरित हो जाती है, जो आगे चलकर किसी शाखा अर्थात ब्रांच का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन जब कक्षस्थ कलिका पुष्प कलिका में रूपांतरित हो जाती है तो उस पुष्प कलिका के द्वारा पुष्प का निर्माण होता है। जिसका पुष्प का निर्माण। तो कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण दो दिखाए हुए हैं। यदि कक्षस्थ कलिका कायिक कलिका में चेंज हो जाती है तो आगे जाकर के ये शाखा का निर्माण करेगी, और जब कक्षस्थ कलिका पुष्प कलिका में चेंज हो जाती है तो आगे चलकर ये पुष्प का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसका मतलब पुष्प कलिका, पुष्प का निर्माण पादप के वायवीय भाग में कक्षस्थ भाग के द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए कि पुष्प क्या है। पुष्प एक प्ररोह भाग होता है, रूपांतरित प्ररोह भाग होता है। प्ररोह का मतलब ऊपरी हिस्सा, जो कि लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो पादप बीजांकुरण के बाद जब पादप का विकास होता है तो सबसे पहले पादप के शरीर की अर्थात कायिक वृद्धि होती है। कायिक वृद्धि होने के बाद जब पादप वयस्क अवस्था में आता है, इट मीन्स उसके अंदर पुष्प का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो पुष्प का निर्माण होना हम क्या कह सकते हैं, पादप वयस्क अवस्था में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह भाग है। हमने यहाँ बोला था कि पुष्प कलिका अर्थात कक्षस्थ कलिका पुष्प कलिका में चेंज हो जाती है। कब, जब पादप शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है, जब पादप की कायिक वृद्धि कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पादप शरीर में उपस्थित कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पादप की कायिक वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। हम ये जानते हैं, चाहे कोई जीव एनिमल्स हो, चाहे मनुष्य हो, अन्य जंतु हो, या कोई भी पादप हो, प्रत्येक जीव शरीर के अंदर जितने भी लक्षणों का विकास होता है वो विकास किससे होता है, जीनों के नियंत्रण में, जीनों के द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पादप शरीर के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कायिक वृद्धि को अवरुद्ध कर उनमें पुष्पों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ऐसे जीनों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, होम्योसेलेक्टर जीन। क्या कहते हैं, होम्योसेलेक्टर जीन। सबसे पहले इन जीनों की जो खोज हुई थी वो क्रूसीफेरी कुल के जंगली पादप अरेबिडोप्सिस थलियाना के अंदर हुई थी। ठीक है, अब देखिए हम ये जानते हैं कि पुष्प एक क्या है, लैंगिक प्रजनन अंग होता है। क्या होता है, लैंगिक प्रजनन अंग होता है। पुष्प का वायवीय भाग के रूपांतरण से विकसित हुआ ये।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी वायवीय भाग का जो निर्माण होता है वो पर्व संधियों द्वारा होता है, लेकिन पुष्प का जो ये वाला हिस्सा होता है जैसे अपन बोलते हैं पुष्पासन, क्या बोलते हैं, पुष्पासन, इस पुष्पासन से ही पुष्प के सारे अंग जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको पर्व संधियां स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये होता है कि जब पर्व अत्यधिक छोटे होते हैं अर्थात न के बराबर होते हैं तो वायवीय भाग में उपस्थित जितने भी पर्व संधियां हैं वो सब एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और पास आने के बाद सभी पुष्प के जो भाग हैं वो एक दूसरे के पास होकर निकलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं पुष्पासन पर पर्व के अत्यधिक छोटे या एब्सेंट होने के कारण पुष्पासन अत्यधिक संघनित हो जाता है, जिसके कारण पुष्पासन पर लगे हुए सभी पुष्प के अंग एक दूसरे के पास निकलते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब पुष्पासन अत्यधिक संघनित भाग होता है। ठीक है। अब देखिए कि यहां हमने लिखा हुआ है अत्यधिक संघनित भाग है किसके कारण, पर्व अत्यधिक छोटे या फिर एब्सेंट हो जाने के कारण। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है। ठीक है। इस पुष्प के अंदर आप देखिए एक प्रारूपिक पुष्प की यदि अपन संरचना देखें तो प्रारूपिक पुष्प की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये वायवीय भाग अर्थात किसी शाखा है, ये इस शाखा की यहाँ पर ये पर्व संधियाँ, पर्व संधि से ये पर्ण निकली हुई है जिसे अपन बोलते हैं सहपत्र, ब्रैक्ट कहते हैं इसको। इस ब्रैक्ट के कक्ष भाग में कक्षस कलिका निकली है जो कि एक पुष्प कलिका है। पुष्प कलिका से निकला हुआ जो व्रंत डंठल नुमा हिस्सा है इसको हम कहते हैं पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत का ऊपरी हिस्सा जो कि फूला हुआ होता है, अधिकांशतः फूला हुआ होता है, कुछ पादपों में ये प्याले के समान होता है, किसी में गहरे गर्त के गड्ढे के समान होता है। ठीक है। तो आप देखिए ये फूला हुआ बल्ब के समान जो रचना है इसे हम बोलते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सभी अंग जुड़े हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए पुष्पासन पर जितने भी अंग लगे हुए हैं उनमें से सबसे पहला है कैलिक्स। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज, अर्थात ये पुंज, पुंज का मतलब समूह होता है जैसे बोलते हैं, अर्थात बाह्य दलों का समूह। बाह्य दलों के समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स कहते हैं, जिसका सिंबल होता है के। पुष्प सूत्र में इसको प्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के द्वारा। ठीक है। इस बाह्य दल पुंज का एक सदस्य कहलाएगा बाह्य दल अर्थात सेपल। बाह्य दल पुंज का एक सदस्य क्या कहलाता है, सेपल अर्थात बाह्य दल कहलाता है। ये बाह्य दल अर्थात या बाह्य दल पुंज ये हरे रंग के होते हैं। किसके, यदि अपन परिदल पुंज को छोड़ दें तो ये कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। अब हरे रंग होने के कारण इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसका मतलब ये इनका मुख्य कार्य क्या होगा, कलिकावस्था में मुख्य अंगों की सुरक्षा करना। मुख्य अंग इसके होते हैं पुमंग और जायांग, तो कलिकावस्था में पुमंग और जायांग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, अर्थात मुख्य अंगों की क्या हो जाती है, सुरक्षा। हरे रंग के होने के कारण इनका एक काम और है, वो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर पत्तियों की सहायता करना, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, जिससे पत्तियों की हेल्प हो जाती है। ठीक है। अब आप देखिए पुष्प का सेकंड भाग ये क्या कहलाता है, कोरोला। कोरोला अर्थात दलपुंज, जिसका पुष्प सूत्र में सिंबल होता है कैपिटल सी। ठीक है। इसका एक सदस्य कहलाता है दल अर्थात पेटल। क्या कहलाएगा, पेटल या दल। ये हरे रंग के नहीं होते हैं बल्कि ये आकर्षक, चमकीले और सुगंधित, चमकीले और आकर्षक रंगों वाले होते हैं। आकर्षक रंग, सुगंधित, कलरफुल होने के कारण इनका मुख्य कार्य होता है कि परागण की क्रिया हेतु, परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, जैसे कि कीट इनके पास, पुष्पों के पास आए और पराग कणों को दूसरी जगह ले जा सके। अर्थात परागण की क्रिया में ये दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। जो कि इनका क्या होता है, सुगंधित, रंगीन, आकर्षक, चमकीले, भड़कीले स्वभाव के कारण कीट इनके पास आते हैं। ठीक है। तो इनका मुख्य कार्य क्या हुआ, परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये अलग अलग रंगों वाले होते हैं। ठीक है, चमकीले रंगों वाले होते हैं। अब देखिए पुष्प का तीसरा भाग
जो कि दलपुंज और ये जायांग इन दोनों के बीच में होता है, इसे बोलते हैं पुमंग। क्या होता है ये? पुमंग कहलाता है। पुमंग पुष्प में उपस्थित एक नर जननांग होता है। पुष्प का कौन सा भाग है ये? नर जननांग के रूप में होता है, जैसे एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम को पुष्प सूत्र में व्यक्त करने का तरीका होता है कैपिटल ए के द्वारा। किसके द्वारा? इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। पुमंग जैसे कि डायग्राम में हमने दिखाया कि एक यहां पर रचना दिखी, ऐसे पुष्प के अंदर कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। जब कई सारे हो सकते हैं तो उनका समूह क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा। लेकिन एक सदस्य को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। एक सदस्य को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और प्रत्येक स्टेमन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं परागकोश, योजी भाग कनेक्टिव पार्ट, और फिलामेंट अर्थात पुतंतु। ठीक है। यदि इसकी संरचना को अलग से बनाया जाए तो आप देखिए ध्यान से, ये हमने एक पुंकेसर बना दिया। पुंकेसर का नीचे का हिस्सा तंतुनुमा भाग जो कि पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, ये कहलाएगा फिलामेंट अर्थात पुतंतु। क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है। और पुतंतु का जो ऊपरी गोलाकार फूला हुआ हिस्सा होता है ये कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है ये? परागकोश कहलाता है। प्रत्येक परागकोश के अंदर 2 रचनाएं दिखाई हुई हैं पर, एक तो ये वाली एंड दूसरी ये। इनको हम बोलते हैं परागपाली। क्या बोलते हैं इनको? परागपाली। ठीक है। या परागकोशक कह सकते हैं। प्रत्येक परागपाली के अंदर तो आप देखिए दोनों परागपाली हैं, इन दोनों परागपालियों को ये वाला ऊतक ज्वाइंट किए हुए रहता है, तो इस ऊतक को हम कहते हैं योजी भाग, कनेक्टिव पार्ट होता है। समझ में आया ना? पुतंतु के ऊपर के हिस्सा परागकोश जो फूला हुआ होता है। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है। ठीक है। दोनों पालियां आपस में इस योजी भाग के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब आप देखिए कि प्रत्येक परागपाली के अंदर, प्रत्येक परागपाली के अंदर दो गोलाकार रचना पाई जाती है। ठीक है। इनको बोलते हैं अपन लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं इनको? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर एक विशेष घटना होती है जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इस लघु बीजाणु जनन के द्वारा यहां पर बनते हैं लघु बीजाणु, जिसको बोल सकते हैं पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण। इन पराग कणों का निर्माण होता है। तो आप देखिए प्रत्येक परागपाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी होती है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो अगुणित पराग कणों का अर्थात नर युग्मकों का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आपको एक विशेष बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ऐसा परागकोश जिसमें 2 पालियां होती हैं या 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, 2 परागपाली और दोनों के अंदर लघु बीजाणुधानी की संख्या 4, तो वो कहलाता है द्विपालित या चतुष्क बीजाणुधानिक परागकोश, जिसे पुष्प सूत्र में प्रदर्शित करने का, पुष्प आरेख के अंदर प्रदर्शित करने का तरीका यह होता है। अधिकांश पादपों के अंदर परागकोश द्विपालित होते हैं या चतुष्क बीजाणुधानिक होते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पुतंतु, इसका योजी पार्ट और यहाँ पर ये परागकोश लगा हुआ है। ठीक है। तो इस परागकोश के अंदर एक ही परागपाली होती है, एक परागपाली है। यदि एक परागपाली है तो बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी? 2। और इन बीजाणुधानियों में
लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। तो ऐसे परागकोश को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं एक पालित या द्विबीजाणु धानिक परागकोश। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आता है मालवेसी कुल, जिसमें गुड़हल, कपास, भिंडी ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इसे पुष्प सूत्र में व्यक्त करेंगे, पुष्पारेख के अंदर ये सिंबल आएगा इसका। तो हमें क्या पढ़ा? परागकोश। परागकोश की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी कि इसके अंदर दो पालियां होती हैं या एक पाली हो सकती है। दोनों पालियां आपस में योजी भाग के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, और प्रत्येक परागपाली के अंदर दो बीजाणुधानियां होती हैं, जिनमें लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब दो पालियां होती हैं तो द्विपालित या चतुष बीजाणुधानिक, और जब एक पाली होती है तो एक पालित या द्विबीजाणुधानिक परागकोश कहते हैं। और द्विबीजाणुधानिक या एक पालित परागकोश स्ट्रक्चर किसमें होती है? ये मालवेसी कुल के सदस्य जैसे कपास, भिंडी, ठीक है, गुड़हल, चाइना रोज जैसे कहते हैं, इनके अंदर इस प्रकार का परागकोश पाया जाता है। अब आप देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा, पुष्पासन के शीर्ष पर उपस्थित जो मादा जननांग के रूप में जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है जायरंग, गाइनोसियम। और गाइनोसियम को ये पुष्पासन के शीर्ष पर होता है, मादा जननांग के रूप में होता है, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। पुष्प सूत्र में इसको कैपिटल G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गाइनोसियम कई सारी रचनाओं का एक समूह होता है। तो इसका एक सदस्य क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर या कार्पल अर्थात अंडक कहलाता है। तो इसके एक सदस्य को हम क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर या कार्पल अर्थात अंडक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है ये किसकी है? ये एक स्त्रीकेसर की है। ऐसे और भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए प्रत्येक स्त्रीकेसर के अंदर तीन भाग होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कितने? स्टिग्मा जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल जो कि नलिका के समान रचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, इसे हम बोलते हैं क्या? वर्तिका, स्टाइल। और अंडाशय जो कि फूला हुआ भाग होता है जो जिसके अंदर बीजांड उपस्थित होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र जो स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग होता है ये ग्राही भाग है। पुष्प का कौन सा भाग है? ग्राही बिंदु के रूप में होता है, जो कि जब परागण की क्रिया होती है अर्थात परागकणों का जब स्थानांतरण होता है तो एक पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो ये क्या होता है? एक ग्राही बिंदु के रूप में होता है जहाँ पर परागकण का क्या होगा? अंकुरण, जर्मिनेशन होता है, जिससे पोलन ट्यूब निकलती है। निकलने वाली जो पोलन ट्यूब है वो इस नलिका के समान रचना अर्थात जिसे बोलते हैं वर्तिका, स्टाइल, इसमें होकर के आगे वृद्धि करती है। और इसके नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ओवरी अर्थात अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर जो हमने ग्रीन कलर की रचना बनाई हुई है इसको बोलते हैं ओव्यूल अर्थात बीजांड। क्या कहते हैं इसको? ओव्यूल अर्थात बीजांड। जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाशय फल में चेंज हो जाता है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाती है और अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। किसमें? बीज के अंदर बदल जाता है। तो इस प्रकार ये पुष्प की संरचना कंप्लीट होती है। अब आप देखिए इस पुष्प की संरचना के अंदर यदि अपन अंडाशय की बात, इसकी जायांग की बात करें तो इस जायांग के अंदर दो प्रकार की व्यवस्था होती है। एक हम बोल सकते हैं पृथक कांडपी जायांग। पृथक कांडपी जायांग का मतलब होता है एपोकार्पस। एक ऐसा जायांग पुष्प में उपस्थित जब जायांग के अंदर अंडाशयों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो सारे के सारे अंडाशय या फिर सभी स्त्रीकेसर एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो जब जायांग में उपस्थित अनेक सदस्य, अनेक स्त्रीकेसर परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होते हैं तो ऐसे अंडक को हम बोलते हैं पृथकंडपी जायांग। और पृथकंडपी जायांग को प्रदर्शित करने का तरीका होता है
जी यानी जायांग, जो भी संख्या होती है नम एन लिख देते हैं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल इसका आता है रोजा इंडिका अर्थात गुलाब, इसके अंदर पृथक अंडपी जायांग होता है। लेकिन जब जायांग में उपस्थित अंडप एक दूसरे से आंशिक रूप से या पूर्णतः जुड़े हुए रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस अर्थात युक्तांडपी जायांग, सिनकार्पस, जिसे पुष्प सूत्र में व्यक्त करने का तरीका होता है जी एन, और एन को ब्रैकेट में डाल देते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्पल, नंबर ऑफ प्रिस्टल, स्त्री केसरों की संख्या। अधिकांश पुष्पी पादपों में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, अधिकांश पुष्पी पादप। तो अधिकांश पुष्पी पादपों के अंदर जो जायांग होता है वो सिनकार्पस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी, एक पुष्प की संरचना है। ठीक है, हमारे जो 12th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन की क्रिया, जिसमें नर और मादा गैमेटोफाइट का विकास हम देखेंगे, उस संरचना में हमें यहाँ से शुरू करना होगा। किससे? परागकोश से। परागकोश की संरचना क्या है, परागकोश का विकास कैसे होता है, परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण कैसे होता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना पढ़ी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पुष्प की संरचना आपको समझ में आई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे नर व मादा गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है।